ये कहानी है इतिहास के एक ऐसे सम्राट की जिसके सिर्फ एक फैसले ने एक विशाल साम्राज्य का ही नहीं बल्कि खुद उसका भी मुकद्दर हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये एक जालिम विजेता से शांति के मसीहा बनने की कहानी है। 1,00,000 ये आंकड़ा है उन लोगों का जो सिर्फ एक लड़ाई में मारे गए थे। सोचिए, एक ऐसा युद्ध जिसने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया और एक सम्राट को अंदर तक हिला के रख दिया। ये मंजर था 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध के ठीक बाद का। जब सम्राट अशोक ने अपनी जीत का जायजा लेने के लिए मैदान पर नजर घुमाई तो उन्हें क्या दिखा? सिर्फ और सिर्फ तबाही, मौत और मातम। और यही वो भयानक नजारा था जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है, आखिर उस युद्ध के मैदान पे ऐसा क्या हो गया था कि एक अजय सम्राट ने हमेशा के लिए अपने हथियार डाल दिए? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, इस जबरदस्त बदलाव को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा जो अशोक कलिंग युद्ध से पहले थे। एक ऐसे राजकुमार जो गद्दी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। तो अशोक का जन्म हुआ 304 ईसा पूर्व में। वो शुरू से ही बहुत काबिल और कह सकते हैं बहुत एम्बिशियस थे। उनकी इसी काबिलियत से उनके बड़े भाई सुसीम, जो सिंहासन के असली हकदार थे, वो हमेशा इनसे डरते थे। और इसी डर के चलते अशोक को राजधानी से दूर एक तरह से वनवास में भी भेज दिया गया था। और यहाँ पर जो बात देखने वाली है वो ये कि इन दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे अशोक, जो किसी भी विद्रोह को चुटकियों में कुचल देते थे, लोगों में पॉपुलर थे। और दूसरी तरफ उनके भाई सुसीम, जो अपने प्रांत तक ठीक से नहीं संभाल पा रहे थे। और बस इसी टकराव ने अशोक के अंदर की उस जिद को, उस महत्वाकांक्षा को और भड़का दिया। नतीजा, उन्होंने जबरदस्ती सिंहासन छीन लिया। लेकिन यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है। अशोक के बारे में जो सबसे खौफनाक कहानियां हैं, जैसे कि उन्होंने गद्दी के लिए अपने 99 भाइयों को मार डाला था, ये सब बाद की बौद्ध कहानियों में मिलती हैं। अशोक ने जो खुद लिखवाया, उन शिलालेखों में इसका कोई जिक्र नहीं है। इसलिए इतिहासकार आज भी इन बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं करते। खैर, सम्राट बनने के बाद अशोक का बस एक ही मकसद था, साम्राज्य का विस्तार। उन्होंने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। जो भी उनके रास्ते में आया उसे कुचल दिया गया। सिर्फ 8 साल में। जी हां, सिर्फ 8 साल के अंदर अशोक ने उस जमाने की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक खड़ी कर दी थी। उनकी रफ्तार और ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं था। अगर अंदाजा लगाना हो कि यह साम्राज्य कितना बड़ा था, तो ये देखिए, इसमें आज का पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार तक का इलाका आता था। मतलब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में लगभग पूरे प्रायद्वीप तक, और पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर पूर्व में म्यांमार तक। एक विशाल, बहुत ही विशाल साम्राज्य। अशोक ने लगभग पूरे भारत पर तो कब्जा कर लिया था, पर एक राज्य अभी भी उनकी पकड़ से बाहर था, और वो था कलिंग, यानी आज का उड़ीसा। कलिंग उस समय बहुत अमीर और ताकतवर था, और उसने मौर्य साम्राज्य के आगे सिर झुकाने से साफ मना कर दिया था। और बस यहीं से उस निर्णायक युद्ध की नींव पड़ी। साल था 261 ईसा पूर्व। अशोक ने कलिंग पर अपनी पूरी ताकत से हमला बोल दिया। ये एक बहुत ही भयानक जंग थी। जैसा कि ये आंकड़े दिखा रहे हैं, करीब 1,00,000 लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा जख्मी हुए। आखिरकार जीत तो अशोक की हुई, लेकिन इसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। कहानी कहती है कि जब अशोक युद्ध के मैदान में अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तभी उनकी नजर एक बौद्ध भिक्षु पर पड़ी। उस भिक्षु के हाथों में एक छोटे से बच्चे की लाश थी, और बस यही वो पल था जिसने सम्राट के लिए सब कुछ बदल दिया। उस भिक्षु ने बहुत शांति से सम्राट अशोक से एक सीधा सा सवाल किया, सम्राट, आपने युद्ध तो जीत लिया, पर क्या आप इस बच्चे को दोबारा जिंदा कर सकते हैं? ये एक सवाल अशोक के जीत के घमंड पर हथौड़े की तरह पड़ा, और जीत का सारा नशा पछतावा की खामोशी में बदल गया। इस एक घटना ने अशोक को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने युद्ध जीतने वाले अशोक को हमेशा के लिए दफन कर दिया और शांति के रास्ते पर चल पड़े। यहीं से अशोक और उनके साम्राज्य दोनों की एक नई कहानी शुरू हुई। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और हमेशा के लिए युद्ध ना करने की कसम खाई। उन्होंने जानवरों के शिकार पर पाबंदी लगा दी, अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाई, और पूरी दुनिया में शांति और भाईचारे का संदेश फैलाना शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने धम्म का नाम दिया। 84,000
ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने धम्म का प्रचार करने के लिए करीब-करीब 84,000 स्तूप और मठ बनवाए थे। ये संख्या दिखाती है कि अब उनकी सारी ऊर्जा कुछ बनाने में लग गई थी, मिटाने में नहीं। अब उनकी जीत का मतलब बदल चुका था। वो तलवार से नहीं बल्कि विचारों से दुनिया जीतना चाहते थे। उन्होंने अपने शांति दूत दूर दूर तक भेजे, श्रीलंका, नेपाल से लेकर सीरिया, मिस्र और यहाँ तक कि ग्रीस तक। और इस नए रास्ते के लिए वो कितने समर्पित थे, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि उन्होंने अपने खुद के बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी इस मिशन पर श्रीलंका भेज दिया, जिसके बाद वे दोनों कभी अपनी मातृभूमि लौटकर नहीं आए। ये एक बहुत बड़ा त्याग था। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी विरासत की। देखते हैं कि सदियों पहले अशोक ने जो किया उसकी गूंज आज की दुनिया में कैसे सुनाई देती है। और उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। इसका सबसे बड़ा सबूत तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में ही है। वो अशोक चक्र जो उनके धम्म का प्रतीक था, आज भारत के तिरंगे के बीच में है। और सारनाथ में उनके स्तंभ के ऊपर बने 4 शेर आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। और शायद यही वो चीज है जो अशोक को इतिहास में महान बनाती है। जरा सोचिए, वो इतिहास के अकेले ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपनी ताकत के शिखर पर बैठकर जंग और हिंसा का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। ऐसा किसी और शासक ने कभी नहीं किया। और अंत में ये कहानी हमें बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या शांति की एक विरासत हिंसा के एक पूरे इतिहास को सच में मिटा सकती है? क्या बाद में किए गए अच्छे काम अतीत के बुरे कामों पर पर्दा डाल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास आज भी ढूंढ रहा है। ऐसे ही दमदार मोटिवेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।